हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशीष कुमार। और आज हम लोग जैक बोर्ड के मॉडल सैम्पल पेपर 2 को सॉल्व करेंगे। सैम्पल पेपर 1 हम ऑलरेडी सॉल्व करके अपने यूट्यूब चैनल में डाल चुके हैं और आज हम लोग सेट 2 को सॉल्व करेंगे। सेट 2 का अगर हम लोग पहला क्वेश्चन का बात करें तो पहला क्वेश्चन दे रखा है द मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2 इज। ठीक है, SO2 का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, यही हमसे पूछा है। अगर हम लोग SO2 का मॉलिक्यूलर मास के बारे में बात करें तो कैसे निकालेंगे। अगर हम लोग सल्फर और ऑक्सीजन का जो मास होगा उसको ऐड कर दे तो हमको SO2 का मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। बस ध्यान में रखने वाला बात यह है कि दो टर्म होता है, एक मॉलिक्यूलर मास और एक मोलर मास। मॉलिक्यूलर मास को हम लोग दो यूनिट में एक्सप्रेस कर सकते हैं, या तो AMU में एक्सप्रेस कर सकते हैं या तो U में एक्सप्रेस कर सकते हैं। AMU का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट और U का मतलब होता है यूनिफाइड मास। मतलब क्वेश्चन में अगर हमको मॉलिक्यूलर मास पूछा है, इसका मतलब हम लोग यहाँ पे SO2 का मॉलिक्यूलर मास को U यूनिट या फिर AMU यूनिट में लिखेंगे। अब निकाल लेते हैं। अगर सल्फर का मास का बात करें तो सल्फर का मास होता है 32 और एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो दो ऑक्सीजन का हो जाएगा 32। तो 32 प्लस 32 कितना हो जाएगा 64। और यूनिट मॉलिक्यूलर मास बोला है, या तो AMU लिखेंगे या तो U लिखेंगे। मतलब इसका आंसर 64 AMU या फिर 64 U हो सकता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, B हो जाएगा। नेक्स्ट बोला है इम्पेरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन इज। इम्पेरिकल फार्मूला का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। ठीक है, इम्पेरिकल फार्मूला, अगर हम लोग इम्पेरिकल फार्मूला के बारे में बात करें तो इम्पेरिकल फार्मूला किसको कहते हैं ये समझते हैं। ठीक है, किसी भी कंपाउंड में अगर हम लोग सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम को निकाल ले तो वही हम लोग का इम्पेरिकल फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम इन अ कंपाउंड मॉलिक्यूलर फार्मूला को बताता है और सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम इम्पेरिकल फार्मूला को बताता है। तो अगर सिंपलेस्ट रेशियो निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले बेंजीन का हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला चाहिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन होता है C6H6। अगर हम लोग इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालना चाहें तो 6 और 6 यहाँ से कट जाएगा, तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या आ जाएगा CH। इसका मतलब बेंजीन का जो इम्पेरिकल फार्मूला है वो क्या हो जाएगा CH। ठीक है, नेक्स्ट बोला है द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट NTP इज। एक मोल गैस का वॉल्यूम NTP कंडीशन पे क्या होगा, यही हमसे पूछा है। तो ये बात याद रखने वाला है कि किसी भी 1 मोल गैस का वॉल्यूम NTP कंडीशन या तो STP कंडीशन में 22.4 लीटर होता है। कितना हो जाएगा 22.4 लीटर। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 22.4 लीटर, दैट इज B। नेक्स्ट बोल रखा है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज। ठीक है, किसी भी 1 लीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होगा, उसको हम लोग किस नाम से बुलाएंगे, तो उसको हम लोग मोलैरिटी कहते हैं। मोलैरिटी का डेफिनेशन ही होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा मोलैरिटी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन का तो बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर। अब कंसंट्रेशन टर्म जो है, जितना भी कंसंट्रेशन टर्म है उसको दो ग्रुप में बांट लेना। ठीक है, एक को ग्रुप 1 बोलो या फिर ग्रुप A बोल देंगे और एक को हम लोग ग्रुप 2 बोलेंगे। ठीक है, ग्रुप 1 में वैसे कंसंट्रेशन टर्म को हम लोग रखेंगे जो वॉल्यूम रिलेटेड होगा, और ग्रुप 2 में हम लोग वैसे कंसंट्रेशन टर्म को रखेंगे जो मास रिलेटेड होगा, अब खुद सोच के देखो, क्या वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज करने से चेंज करेगा, तो ऑब्वियसली चेंज करेगा। मतलब वॉल्यूम रिलेटेड वाला कंसंट्रेशन टर्म जो होगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट। दूसरा बात, क्या मास टेम्परेचर के चेंज करने से चेंज करता है, नहीं करता है। इसका मतलब जो मास रिलेटेड वाला कंसंट्रेशन टर्म होगा वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अगर हम लोग बात करें वॉल्यूम रिलेटेड वाला कंसंट्रेशन टर्म के बारे में, तो वॉल्यूम रिलेटेड वाला कंसंट्रेशन टर्म में सबसे पहला आएगा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, दूसरा आएगा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, तीसरा आएगा मोलैरिटी, और चौथा आएगा नॉर्मेलिटी। ये सारा कंसंट्रेशन टर्म वॉल्यूम रिलेटेड है और जितना भी वॉल्यूम रिलेटेड वाला कंसंट्रेशन टर्म है सब टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। वही मास रिलेटेड वाला में बात करें तो सबसे पहला आएगा परसेंटेज वेट बाय वेट, दूसरा आएगा मोलैलिटी,
मोलैलिटी, ये दोनों अलग अलग है, ये मोलैरिटी है और ये मोलैलिटी है। नेक्स्ट आएगा मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, और फोर्थ आएगा तुम्हारा ppm, इसका फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन। मतलब ये चारों कंसंट्रेशन टर्म मास से रिलेटेड है और ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। अब चेक करो क्वेश्चन क्या बोल रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर। डज नॉट चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर का मतलब क्या होगा कि ये टेम्परेचर के चेंज करने से चेंज नहीं करेगा, मतलब टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होगा, तो मास रिलेटेड होना चाहिए। अब चेक करो मोलैरिटी, ये वॉल्यूम रिलेटेड है, मतलब ये टेम्परेचर के चेंज करने से चेंज कर जाएगा। मोलैलिटी ये तुम्हारा मास रिलेटेड है, मतलब ये टेम्परेचर के चेंज करने से चेंज नहीं करेगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। और नॉर्मेलिटी का भी देख लो, तो नॉर्मेलिटी भी क्या है तुम्हारा, वॉल्यूम रिलेटेड, और ये भी टेम्परेचर के चेंज करने से क्या करेगा, चेंज कर जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट बोला है द अमाउंट ऑफ CO2 दैट वुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर। ठीक है, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, कार्बन का हम लोग कितना मोल लेंगे, 1 मोल। अगर हम लोग एयर के प्रेजेंस में बर्न कर रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन एक्सेस अमाउंट में होगा, तो इसको O2 के प्रेजेंस में बर्न कर रहे हैं, तो क्या बनाएगा, CO2। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको बैलेंस करना चाहे तो ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है, मतलब कार्बन का अगर हम लोग 1 मोल ले तो CO2 का भी कितना मोल बनेगा, 1 मोल बनेगा। और 1 मोल CO2 का अगर वेट निकालना चाहो तो वेट कितना हो जाएगा, कार्बन का कितना लोगे, 12, ऑक्सीजन का 1 का होता है 16, तो 2 का क्या हो जाएगा, 32, तो 32 + 12 कितना हो जाएगा, 44 ग्राम, मतलब इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट बोला है एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू, हम लोग को पता है कि एवोगाड्रो नंबर किसके बराबर होता है, 6.022 इंटू 10⁻23, मतलब इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट बोला है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम एटम इज, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कैसे लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11। ठीक है, अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, मतलब यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 11 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि किसी भी एलिमेंट में एटॉमिक नंबर के बराबर ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सिर्फ हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का रूल है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को तुम 1s में रखोगे, फिर इलेक्ट्रॉन को 2s में रखते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन को 2p में रखेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन 3s में रहता है, फिर इलेक्ट्रॉन 3p में जाएगा, फिर 4s, तब इलेक्ट्रॉन एंटर करता है 3d में। अब s में कितना इलेक्ट्रॉन को रखोगे, 2, जब तक 2 इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, भर जाएगा, तब तक हम लोग 2s में नहीं जाएंगे। 2s में भी कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, p में कितना रखेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, s में वापस से कितना रखते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, p में वापस से कितना रखेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये बात याद रखना। अब 11 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो सबसे पहले किस में भरोगे, 1s में, कितना इलेक्ट्रॉन भरोगे, 2 इलेक्ट्रॉन भरोगे, 2 भर चुका, अब भी कितना बच रहा है, 9। तो नेक्स्ट तुम्हारा कहाँ पे जाएगा, 2s में कितना इलेक्ट्रॉन रखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर कहाँ पे जाएगा, 2p में कितना इलेक्ट्रॉन रखेंगे, यहाँ पे 6, तो कितना इलेक्ट्रॉन हो चुका है, 6, 7, 8, 9, 10, अब भी 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, वो कहाँ पे जाएगा, 3s में, कितना इलेक्ट्रॉन रखेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। s में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, मगर बचा कितना है मेरे पास में, सिर्फ 1, तो वही 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंटर करेगा, मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ए ऑप्शन, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। नेक्स्ट बोल रखा है कि द ऑर्बिटल विथ क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 3 एंड l इज इक्वल टू 2 विल बी। ठीक है, n3 का मतलब है ये थर्ड सेल के बारे में बात कर रहा है, और l2 का मतलब है, ठीक है, l तुम्हारा एज़िमुथल क्वांटम नंबर को बता रहा है। ठीक है, L क्या चीज को बता रहा है, एज़िमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, और एज़िमुथल क्वांटम नंबर हम लोगों को सबसेल के बारे में आइडिया देता है। अगर L का वैल्यू 0 हो गया मतलब S सबसेल, L का वैल्यू अगर 1 हो गया मतलब P सबसेल, L का वैल्यू अगर 2 हो गया मतलब D सबसेल, और L का वैल्यू अगर 3 हो गया मतलब F सबसेल। इसका मतलब N अगर 3 है और L अगर 2 है, मतलब ये तुम्हारा थर्ड सेल के बारे में बात कर रहा है, और कौन सा सबसेल के बारे में बात कर रहा है, D सबसेल के बारे में। मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए, 3D होना चाहिए। अब चेक कर लो आंसर कौन सा हो जाएगा, C हो जाएगा। 3D कैसे पता चला, ये बोल रहा है कि N3, मतलब ये 3D कहने का मतलब है ये जो D सबसेल है ये कौन सा सेल के लिए है, थर्ड सेल के लिए। ठीक है, और ये D सबसेल है, ये पता कैसे चल रहा है, क्योंकि बोला है कि उस सबसेल का L का वैल्यू कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। L अगर 2 है मतलब
L2 किसका होता है, डी सबसेल का, इसीलिए हम लोग क्या बोल देंगे कि अगर किसी भी ऑर्बिटल का क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 3 और l इज इक्वल टू 2 है, मतलब वो किसका बता रहा है, किसका बात कर रहा है, 3D का बात कर रहा है। नेक्स्ट बोल रखा है द एटम विच इज इंडिकेटेड बाय कॉन्फ़िगरेशन He2s1, ठीक है, कौन सा एटम का कॉन्फ़िगरेशन को He2s1 से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है He2s1, ठीक है। हीलियम मतलब यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा। हीलियम अगर बात करें हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हीलियम, मतलब यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2, और एस में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, मतलब टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन। तो जो भी एटम के पास में 3 इलेक्ट्रॉन होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। अब हाइड्रोजन, हीलियम, उसके बाद नेक्स्ट कौन आता है, लिथियम, ठीक है, तो लिथियम के पास में ही 3 इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पहले जो नोबल गैस है, ठीक है, तो नोबल गैस का हम लोग डायरेक्टली नाम लिख देते हैं उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखने से अच्छा। हीलियम लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके जगह में 1s2 होगा, ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, He2s1 को हम लोग एक और तरह से लिख सकते हैं, He का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2, फिर क्या हो जाएगा 2s1, मतलब एक एटम है जिसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 होना चाहिए, ठीक है, तो वो कौन सा एटम हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोएस्ट एनर्जी सबसेल, यहाँ पे जो सबसेल है उसका एनर्जी सबसे कम किसका होगा। तो ये बात याद रखना कि किसी भी सबसेल का एनर्जी डिटरमाइन करने के लिए हम लोग n+l रूल यूज़ करते हैं, ठीक है, क्या चीज़ को यूज़ करेंगे, n+l रूल। n यहाँ पे क्या चीज़ को बताएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और l तुमको बताएगा एज़िमुथल क्वांटम नंबर को, ठीक है। अगर दो ऑर्बिटल का n+l अलग अलग हो तो जिसका n+l का वैल्यू ज़्यादा होगा उसका एनर्जी भी ज़्यादा होगा, और जिसका n+l का वैल्यू कम होगा उसका एनर्जी कम होगा। सपोज दैट अगर दो ऑर्बिटल का n+l का वैल्यू सेम हो जाए तब तुम एनर्जी डिटरमाइन करोगे n के वैल्यू से, जिसका n का वैल्यू ज़्यादा होगा उसका एनर्जी ज़्यादा होगा, और जिसका n का वैल्यू कम होगा उसका एनर्जी कम होगा। अब जितना भी ऑप्शन दे रखा है सबका n+l वैल्यू देखो, तो बात करते हैं 3D, 4s, 4p, और नेक्स्ट है तुम्हारा 5s। तो इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हम हर एक ऑर्बिटल का l का वैल्यू तुमको बता चुके हैं। अगर s के लिए बात करें तो l का वैल्यू कितना होता है, 0। p के लिए बात करें, ये s के लिए है, ठीक है, p के लिए बात करोगे तो l का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। d के लिए बात करोगे तो l का वैल्यू हो जाएगा 2, और f के लिए बात करोगे तो l का वैल्यू होगा 3, ठीक है। और ये जो S P D के आगे जो नंबर है वही तुम्हारा n का वैल्यू है, तो D के आगे नंबर कितना है तुम्हारा 3, तो n यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, और D के लिए L का वैल्यू तुमको पता है कितना हो जाएगा 2, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5। उसी तरह से S के आगे जो नंबर है वो n का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, तो n यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, और S के लिए L का वैल्यू कितना होता है 0, तो इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये तो ऐसे भी नहीं होने वाला है क्योंकि ये इससे कम हो चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, अब इसका n का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, और p के लिए अगर हम लोग बात करें तो l का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करो तो n का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, और l का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, 5 + 0 क्या हो जाएगा 5। अब 3D, 4p और 5s तीनों का n+l वैल्यू सेम हो गया, तो हम अभी बता चुके हैं कि अगर तीनों का n+l वैल्यू सेम हो जाए या फिर ऑर्बिटल का n+l वैल्यू सेम हो जाए तब हम लोग एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल किससे डिटरमाइन करते हैं, n के वैल्यू से, ठीक है। अब जिसका n का वैल्यू ज़्यादा होगा वही तुम्हारा एनर्जी ज़्यादा वाला ऑर्बिटल होगा या फिर सबसेल होगा। तो बताओ n का वैल्यू ज़्यादा किसका है तुम्हारा 5s का, इसलिए सबसे ज़्यादा एनर्जी किसका होगा तुम्हारा 5s का, ठीक है। मगर हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है, लोएस्ट एनर्जी सबसेल बोला है, मतलब एनर्जी सबसे कम किसका होगा, तो सबसे कम n+l का वैल्यू यहाँ पे किसका दिख रहा है 4s का, इसीलिए सबसे कम एनर्जी जो होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें n+l वैल्यू सबसे कम किसका दिख रहा है 4s का, इसीलिए सबसे कम एनर्जी किसका हो जाएगा 4s का, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रखा है कि हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में कितना प्रोटॉन होगा, और आप लोगों को दे रखा है कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, ठीक है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 देके पूछा है कि इसमें कितना प्रोटॉन होगा, तो ये बात याद रखना, किसी भी एलिमेंट का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन इसके एटॉमिक नंबर के बराबर होता है।
अगर मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा 12, तो आंसर कौन सा हो जाएगा डी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं। द बोर्स रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, द बोर्स रेडियस फॉर फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, रेडियस कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला है 0.529 n स्क्वायर बाई जेड, ठीक है। किसी भी एटम का रेडियस कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला है 0.529 n स्क्वायर बाई जेड। n यहाँ पे क्या चीज को बताएगा, ऑर्बिट नंबर को, n बताएगा ऑर्बिट नंबर को, और z यहाँ पे बताएगा एटॉमिक नंबर को। z क्या चीज को बताएगा, एटॉमिक नंबर। अब खुद देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है, मतलब n का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, और z अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बोला है तो z का एटॉमिक नंबर, सॉरी हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होगा 1, मतलब z का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर लो, r इज इक्वल टू 0.529, ठीक है, इनटू n का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, मतलब 1 ही होगा, और z भी क्या हो जाएगा 1। ध्यान में रखने वाला बात क्या है कि इस फॉर्मूला से अगर रेडियस कैलकुलेट करोगे तो वो एंगस्ट्रम यूनिट में आएगा, मतलब रेडियस कितना आ गया देखो ना 0.529 एंगस्ट्रम, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, एक वेवलेंथ दिया हुआ है, द वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज वुड बी, ठीक है, एक रेडियो वेव है उसका तुमको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, मतलब म्यू का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दे रखा है 3 मेगाहर्ट्ज दे रखा है, तो उसका वेवलेंथ क्या होगा, लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, यही पूछा है, ठीक है। अब हम लोग को एक रिलेशन पता है c इज इक्वल टू म्यू इंटू लैम्डा, मगर कहानी में यहाँ पे एक ट्विस्ट आ जाएगा, वो क्या है कि म्यू का वैल्यू को यहाँ पे तुमको या तो, ठीक है, सेकेंड इनवर्स में लेना होगा या तो हर्ट्स में लेना होगा, और यहाँ पे हमको मेगा हर्ट्स में दे रखा है, तो मेगा हर्ट्स को हर्ट्स में चेंज करने का तरीका क्या है, मेगा हर्ट्स को अगर हम लोग हर्ट्स में चेंज करना चाहते हैं तो इसको 10 का पावर 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब 10 का पावर 6 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, हर्ट्स में। तो 3 मेगा हर्ट्स कितने हर्ट्स के बराबर होगा, 3 इंटू 10 का पावर 6 हर्ट्स के बराबर होगा, ठीक है, 3 इंटू 10 का पावर 6 हर्ट्स के बराबर होगा। अब हमको फ्रीक्वेंसी का वैल्यू पता है, लैम्डा इजीली निकाल सकते हैं। सी का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी स्पीड ऑफ लाइट को बता रहा है, स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है 3 इंटू 10 रेज टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू म्यू का वैल्यू पता है 3 इंटू 10 का पावर 6 इंटू लैम्डा, तो यहाँ से लैम्डा किसके बराबर आ गया देखो 3 इंटू 10 का पावर 10 का पावर 8 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 का पावर क्या आ जाएगा 6, यहाँ से 3 और 3 कटा 10 का पावर 2, ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 का पावर 2, मतलब इसी को हम लोग क्या लिखेंगे 100। अब वेवलेंथ तुम्हारा एक तरह का लेंथ है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा मीटर। अब इसका यूनिट मीटर होगा, ये हम लोग को पता कैसे चल रहा है, स्पीड ऑफ लाइट कौन सा यूनिट में तुम्हारा मीटर पर सेकेंड, इसीलिए ये कौन सा यूनिट में होगा मीटर। अब आंसर चेक कर लो कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस विल हैव लार्जेस्ट साइज, ठीक है, आयंस का साइज में एक बात याद रखना, केटायन मतलब क्या होता है पॉजिटिवली चार्ज आयन, तो केटायन का साइज एनायन से हमेशा छोटा होगा, ठीक है, केटायन का साइज जो होगा वो हमेशा छोटा होगा किससे, एनायन से, मतलब नेगेटिवली चार्ज आयन का साइज हमेशा बड़ा होता है और पॉजिटिवली चार्ज आयन का साइज हमेशा छोटा होगा। अब सवाल ये है कि अगर 2 एनायन दिया हुआ है, ठीक है, तब किसका साइज बड़ा होगा और किसका साइज छोटा होगा, ये हम लोग किससे डिटरमाइन करते हैं, चार्ज से, ठीक है, किससे डिटरमाइन करेंगे, चार्ज से, ठीक है। तो अगर एनायन में जितना ज्यादा चार्ज होगा उसका साइज भी उतना ही बड़ा होगा। अब चेक करते हैं आंसर, Mg2 प्लस Al3 प्लस O2 माइनस F माइनस, अब ये तुम्हारा केटायन और ये एनायन है, ये दोनों रेस से ऐसे भी बाहर निकल गया क्योंकि केटायन का साइज एनायन से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। अब नेक्स्ट देखो O2 माइनस बोला है और F माइनस, ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें O2 माइनस और F माइनस, तो O2 माइनस में अगर हम लोग बात करें तो चार्ज ज़्यादा है इसलिए इसका साइज भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा। F माइनस में चार्ज कम है तो इसका साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख, नेक्स्ट क्या बोल रखा है, विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट इज कॉमनली नोन एज हेलोजेंस, हेलोजेंस हम लोग कौन से ग्रुप के एलिमेंट को बोलते हैं, तो ग्रुप 17 का एलिमेंट को कलेक्टिवली हम लोग हेलोजेंस के नाम से बुलाते हैं, और वहां पे कौन कौन सा एलिमेंट है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या हो जाएगा, आयोडीन, मतलब इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग
कॉन्फ़िगरेशन हैज़ हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे कैसे डिपेंड करता है? अगर कोई भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड में हो या फिर फुल फील्ड कंडीशन पे हो, ठीक है, तो उसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा। अगर इसमें भी तुमको कंपेयर करना है तो याद रखना फुल फील्ड वाला का आयोनाइजेशन एनर्जी हाफ फील्ड वाला से भी ज़्यादा होता है, ठीक है। अब हाफ फील्ड फुल फील्ड किसको कहते हैं? अगर एस में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाए, पी में 3 इलेक्ट्रॉन हो जाए, डी में तुम्हारा 5 इलेक्ट्रॉन हो जाए, एफ में अगर 7 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो ये तुम्हारा हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। वही अगर एस में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, पी में 6 हो जाए, डी में 10 हो जाए, एफ में 14 हो जाए, तो ये तुम्हारा फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे बोला है कि कॉन्फ़िगरेशन देके बोला कि किसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा, तो हम क्या बताएं कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड का आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होता है। इसमें भी अगर तुमको कंपेयर करना है तो फुल फील्ड वाला का हाफ फील्ड से भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा। अब देखो पी में 2 इलेक्ट्रॉन है, ना तो हाफ फील्ड है ना तो फुल फील्ड। पी में 3 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये क्या है तुम्हारा हाफ फील्ड, ठीक है। पी में 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये फुल फील्ड। और पी में क्या है तुम्हारा 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये पार्शियली फील्ड। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है, बी और सी। बी में तुम्हारा हाफ फील्ड है और सी में फुल फील्ड है। तो हम अभी बताए थे फुल फील्ड वाला का एनर्जी क्या होता है, ज़्यादा रेदर देन हाफ फील्ड, मतलब इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे 6 ना देके कुछ और देता, अगर ये भी पार्शियली फील्ड होता, तब इसका आंसर कौन सा होता, बी हो जाता। जैसे मान के चलो इसका ऑप्शन कुछ इस तरह से देता, NH2 NP2 NH2 NP3 NH2 NP5 फिर NH2 NP1, अगर इस तरह से देता। अब देख ये भी पार्शियली फील्ड, ये भी पार्शियली फील्ड, ये भी पार्शियली फील्ड, और ये क्या है हाफ फील्ड, तब इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। मगर यहाँ पे 2 पार्शियली फील्ड है, एक हाफ फील्ड और एक फुल फील्ड। तो इसमें भी अगर तुमको कंपेयर करना हो तो फुल फील्ड वाला का आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा और हाफ फील्ड वाला का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोल रखा है द एटॉमिक नंबर 35 इज प्लेस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है तुम्हारा 35, ठीक है। वो कौन से ये द एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 35 इज प्लेस्ड इन विच पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। एटॉमिक नंबर देके तुमसे पीरियड नंबर पूछा है, तो एटॉमिक नंबर क्या है 35। अब देखो 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना तुम सीख चुके होगे, ठीक है। 30 में कौन आता है, जिंक। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, याद है 1s2, या फिर 18 तक तो हम लोग इलेक्ट्रॉन आर्गन में भर देते हैं, आर्गन 4s2, फिर 3d क्या लिखते हैं 10, मतलब जो 31 में होगा। अब s में 4s में इलेक्ट्रॉन भर चुका है और 3d में भी भर चुका है। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन भरने का बारी कहाँ पे होगा, 4p में। तो 31 वाला का क्या लिखोगे 4p1, 32 वाला का क्या लिखोगे 4p2, 33 वाला का 4p3, 34 वाला का 4p4 और 35 वाला का क्या लिखेंगे 4p5, ठीक है। अब देखो पीरियड नंबर देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसका पीरियड नंबर कहते हैं। ऐसे नहीं समझ में आया तो सिंपली याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो ऑर्बिटल के आगे, सबसेल के आगे जो नंबर दिया हुआ है, जो भी हाईएस्ट वैल्यू होगा वही उसका पीरियड नंबर कहलाएगा। तो यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू कितना है तुम्हारा 4, तो इसका पीरियड नंबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसका पीरियड नंबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। हम क्या बोले फिर से एक्सप्लेन करते हैं, ध्यान से देखो, ठीक है। बोला क्या है कि एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 35 है, ठीक है, वो कौन से पीरियड में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुमको पता है। जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आर्गन 4s2 3d10, ठीक है। अब यहां से बताओ जिंक कौन से पीरियड का एलिमेंट है, 4th पीरियड का एलिमेंट है। कैसे पता चला, जिंक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का हाईएस्ट वैल्यू कितना है 4 है। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर समझ में नहीं आता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो सबसेल के आगे sp_d के आगे जो हाईएस्ट नंबर होता है वही तुम्हारा पीरियड नंबर को बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हाईएस्ट नंबर 4 है, इसीलिए इसका पीरियड नंबर क्या था तुम्हारा 4 था। अब देखो 30 तक लिख चुके हैं, ये 30 वाला एलिमेंट का है। 31 वाला का क्या लिखोगे, 4s में इलेक्ट्रॉन भर चुका है, अब कहाँ भरोगे 4p में। 31 में कितना इलेक्ट्रॉन होगा 1 होगा। 32 वाला एलिमेंट का भरोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। 33 वाला का में भरोगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। 34 वाला में भरोगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। और 35 वाला में तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 लिखोगे। 35 वाला में अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 35 वाला का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 4p5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो सबसे हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है तुम्हारा,
हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है 4, इसीलिए इसका पीरियड नंबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में 3 एलिमेंट को मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव बोला जाता है। सबसे ज्यादा किसका होता है फ्लोरीन। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा क्या है ऑक्सीजन, नेक्स्ट क्या है नाइट्रोजन। ये 3 सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है और सबसे ज्यादा इसमें किसका होता है फ्लोरीन का। तो आंसर कौन सा हो जाएगा एफ हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रखा है हाउ मेनी ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितना ग्रुप है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितना ग्रुप होता है 18 ग्रुप है। नेक्स्ट बोला है इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस अंडर सेम कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। कहने का मतलब क्या है, अगर दो गैस का वॉल्यूम सेम है, उसका प्रेशर और टेम्परेचर भी सेम है, और तो उसमें इक्वल नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा। ये स्टेटमेंट कौन बोला है, तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट कौन सा लॉ से हम लोग को मिलता है एवोगाड्रो लॉ। तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट बोला है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ये कौन सा इक्वेशन किसका इक्वेशन है, तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी किसका है आइडियल गैस इक्वेशन है। नेक्स्ट बोला है द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट आर डिपेंड्स अपॉन। ठीक है, जो गैस कांस्टेंट होता है आर, जिसको हम लोग यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के नाम से भी बुलाते हैं, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू किस पे डिपेंड करता है। पहला ऑप्शन दे रखा है द नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करता है। तुम चाहे ऑक्सीजन का बात करो, नाइट्रोजन का बात करो, ठीक है, फ्लोरीन का, ये नाइट्रोजन का बात करो, मीथेन का बात करो, किसी भी गैस के लिए अगर हम लोग बात करें तो आर का वैल्यू हमेशा क्या होगा फिक्स होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें द टेम्परेचर ऑफ द गैस, टेम्परेचर ऑफ गैस पे भी डिपेंड नहीं करेगा, प्रेशर पे भी डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट है तुम्हारा द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, करेक्ट। ठीक है, अगर हम लोग मेजरमेंट का यूनिट चेंज करें तो आर का वैल्यू भी क्या करता है चेंज करता है। आर का 2-3 वैल्यू हम लोग देखे हैं, जैसे 0.0821 इसका यूनिट क्या लिखते हो लीटर, एटीएम, पर मोल, पर केल्विन लिखा जाता है। ठीक है, एक और होता है 8.314। ठीक है, इसमें हम लोग जूल वर्ड का यूज कर लेते हैं। ठीक है, मतलब अगर यूनिट चेंज करोगे तो आर का वैल्यू भी क्या करने लगेगा चेंज करने लगेगा। इसका मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है द गैस विच ओबेज गैस लो एट ऑल रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज। वो गैस, ठीक है, जो गैस लो को ओबे करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं आइडियल गैस। ठीक है, आइडियल गैस ही तुम्हारा गैस लो को ओबे करता है। नेक्स्ट बोला है फॉर एन मोल ऑफ रियल गैस द वांडर वाल इक्वेशन इज। वांडर वाल इक्वेशन क्या होता है तुम्हारा, ठीक है, किसी भी एन मोल गैस के लिए अगर हम लोग वांडर वाल इक्वेशन लिखना चाहे तो वांडर वाल इक्वेशन क्या होता है पी प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, ठीक है, इनटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। यही है तुम्हारा वांडरवाल गैस इक्वेशन। अब चेक कर लो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रखा है व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 500 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एयर एट 1 बार प्रेशर टू 200 डेसीमीटर क्यूब एट 30 डिग्री सेल्सियस। मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट करके हमसे प्रेशर पूछा है, कौन सा लो लगाएंगे बॉयल्स लो। और बॉयल्स लो से हम लोग कैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं P1 V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P2 V2। अगर हम लोग P1 का बात करें तो P1 कितना दे रखा है 1 इंटू V1 कितना दे रखा है 500, P2 हमको पता नहीं है, और V2 का वैल्यू तुमको दिया हुआ है कितना दे रखा है 200। ठीक है, डेसीमीटर क्यूब को लीटर वगैरह में चेंज करने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये यूनिट यहाँ पे कटने वाला है। बात समझ में आ गया, तो 200 और 200 यहाँ से कट जाएगा तो P2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5/2, मतलब 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, मतलब यहाँ से P2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 2.5। ठीक है, और यहाँ पे यूनिट क्या लेंगे, देखो यहाँ पे P1 का यूनिट क्या है बार में, तो इसका भी यूनिट किस में आ जाएगा बार में, मतलब आंसर इसका कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रखा है V/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, V/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ये किसका है, ठीक है, यही हमसे पूछा है। तो V/T कॉन्स्टेंट किस में होता है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग प्रेशर को अगर मान के चलो, ठीक है, हम लोग थोड़ा सा स्टेटमेंट देख लेते हैं बॉयल्स लॉ के बारे में। ठीक है, तो चार्ल्स लॉ के बारे में देखते हैं। चार्ल्स लॉ, तो चार्ल्स लॉ में क्या चीज को कांस्टेंट रखते हैं प्रेशर को। अगर हम लोग प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो इस प्रेशर और मोल कांस्टेंट रहेगा, और रिलेशन हम लोग किसके किसके बीच में देखते हैं वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर और मोल को अगर हम लोग कांस्टेंट कर दे तो क्या है तुम्हारा वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा टेम्परेचर, मतलब प्रोपोर्शनलिटी हटा के अगर हम लोग इक्वल टू दे तो कांस्टेंट देना पड़ेगा कि, तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा KT, तो V/T जो हो जाएगा वो किसके बराबर आ जाएगा K के बराबर
मतलब देखो V/T K के बराबर आ रहा है, मतलब ये कौन सा लॉ को इंडिकेट कर रहा है, चार्ल्स लॉ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चार्ल्स लॉ। नेक्स्ट बोला है विच एलिमेंट विल शो डायगोनल रिलेशनशिप विथ बेरिलियम, ठीक है, डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में समझो, ठीक है, डायगोनल रिलेशनशिप सेकंड और थर्ड पीरियड का एलिमेंट शो करता है, ठीक है। अब सेकंड पीरियड एलिमेंट में कौन आ जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम फर्स्ट में आ रहा है, लिथियम, ठीक है, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये सेकंड पीरियड एलिमेंट है, ठीक है। नियोन के बाद में नेक्स्ट क्या कौन आएगा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, फिर कौन आएगा, आर्गन, ठीक है, ये सेकंड पीरियड एलिमेंट है। यही दोनों डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। अब क्या बोला है, बेरिलियम के साथ में डायगोनल रिलेशनशिप कौन शो करेगा, तो बेरिलियम यहाँ पे इसका डायगोनल कैसा हो जाएगा, ये मतलब इसका डायगोनल रिलेशनशिप वाला एलिमेंट कौन होगा, एल्युमिनियम, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड, तो एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड का एग्जाम्पल क्या है, यही हमसे पूछा है। तो एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड का एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा तुम्हारा, BeOH होल ट्वाइस, ठीक है। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड को ही हम लोग एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बोला है द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ विच हाइड्रोक्साइड इज मैक्सिमम, तो ये बात याद रखना कि जिसका साइज बड़ा होगा, ठीक है, उसका बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होता है, बड़ा होगा, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि लेफ्ट टू राइट चलने से साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है। फर्स्ट ग्रुप में जो तुम्हारा एलिमेंट होगा उसका साइज बड़ा होगा रैदर देन तुम्हारा सेकंड ग्रुप एलिमेंट, ठीक है। इसका मतलब कैल्शियम तो तुम्हारा सेकंड ग्रुप एलिमेंट है, तो ये ऐसे भी रेस से यहाँ से बाहर हो गया। नेक्स्ट है तुम्हारा NaOH, LiOH और KOH, इसमें जिसका साइज सबसे बड़ा होगा, ठीक है, वही हाइड्रोक्साइड का बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो बताओ टॉप से बॉटम जाने पे साइज क्या करता है, बढ़ता है, लिथियम, फिर कौन आएगा, सोडियम, फिर कौन आ जाएगा तुम्हारा, पोटासियम। तो सबसे छोटा साइज लिथियम, फिर कौन आएगा, सोडियम, फिर कौन आ जाएगा, पोटासियम। तो पोटासियम का साइज सबसे क्या है तुम्हारा, बड़ा है, इसीलिए इसका हाइड्रोक्साइड का बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, सबसे ज्यादा, मतलब इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसी को हम लोग एक और नाम से बुलाते हैं और वो नाम है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम लोग जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करें तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग सिर्फ बाहर वाला सेल का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ बाहर वाला सेल का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, इसीलिए इसको हम लोग आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के नाम से भी बुलाते हैं। अब देखो एस ब्लॉक में दो ही ग्रुप आता है, एक ग्रुप नंबर 1 और एक ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 1 में कौन कौन से एलिमेंट है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ठीक है। ग्रुप नंबर 2 में बात करें तो ग्रुप नंबर 2 में कौन कौन सा है तुम्हारा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सर्टोनियम, बैरियम और रेडियम। अब देख 1-2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, उसके बाद तुमको इजीली समझ में आ जाएगा कि इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होने वाला है। यहाँ पे अगर बात करोगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s1। यहाँ पे बात करोगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2, 2s1। यहाँ पे बात करें तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे बाहर वाला सेल में कौन सा सब सेल रह रहा है, s, ठीक है, और s में कितना इलेक्ट्रॉन रह रहा है, 1, ठीक है। और जो s का जो तुम्हारा नंबर है, ठीक है, उसको हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं, ठीक है। s के आगे जो तुम्हारा सेल नंबर बता रहा है वो बेसिकली पीरियड वाइज चेंज कर रहा है, जिसको हम लोग n से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो क्या लिख सकते हैं, 1s2, 2s2। मैग्नीशियम का लिखे तो क्या लिख सकते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो सेल का कॉन्फ़िगरेशन देखो, ठीक है। सेकेंड ग्रुप में अगर हम लोग बात करें तो बाहर वाला सेल में कौन सा है तुम्हारा, s सब सेल ही आ रहा है, ठीक है, और उसमें कितना इलेक्ट्रॉन रह रहा है, 2, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे भी जो तुम्हारा सब सेल के आगे नंबर है वो पीरियड वाइज चेंज कर रहा है, तो उसको हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं और n से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब एस ब्लॉक में, ठीक है, जितना भी एलिमेंट है उसके सबसे बाहर वाला सेल में NS सब सेल आ रहा है और वहां पे कहां से कहां इलेक्ट्रॉन वेरी कर रहा है। फर्स्ट ग्रुप में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, और सेकंड में कितना है, 2। मतलब NS में इलेक्ट्रॉन कितना रह रहा है, 1 से लेके 2 तक। इसका मतलब एस ब्लॉक एलिमेंट का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, NS 1 से लेके
2 तक। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो IUPAC नेम पूछ रखा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्या पूछ रखा है, IUPAC नेम। और IUPAC नेम किसका पूछा है, कंपाउंड का तुमको स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अब देखो ये कंपाउंड का स्ट्रक्चर है CH3 CH2 CH2 CH, ब्रैकेट में Cl है, मतलब ये Cl इससे जुड़ा हुआ रहेगा और इसके साथ में एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है CHO। CHO हम लोग एल्डिहाइड को कहते हैं। अब किसी भी कार्बन चेन में अगर फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो प्रियोरिटी उसी को देते हैं। ठीक है, तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5। अब ये क्लोरीन ब्रांचिंग में आ गया और ब्रांचिंग का नाम को पहले लिखा जाता है, तो इसका नाम क्या होगा, 2 क्लोरो। कितना कार्बन का चेन है, 5, तो क्या लिखोगे, पेंट। सारा सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या लिखोगे, एन। और एल्डिहाइड के लिए सफिक्स क्या यूज करते हैं, अल, तो इसका नाम क्या होगा, 2 क्लोरोपेंटेनल। इस आधार पे इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे वही इलेक्ट्रोफाइल होगा। अब NH3 के ऊपर में बात करते हैं, तो NH3 के ऊपर में ऑलरेडी तुम्हारा लोन पेयर है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पसंद नहीं करता है, तो इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। Cl-, अब इसके ऊपर में ऑलरेडी माइनस चार्ज है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेगा, नहीं चाहेगा, इसलिए ये भी इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव नहीं करेगा। OH-, इसके पास में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसका मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। लास्ट अगर हम लोग बात करें BF3 के बारे में, तो बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5 होगा, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो 2 और 3। बाहर वाला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन। ये तुम्हारा 3 फ्लोरीन के साथ में बॉन्ड बनाया है, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन मिलेगा, 3। तो 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो टोटल इसके वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। टोटल अगर हम लोग बात करें तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। टोटल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसके वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब कोई भी एटम जो है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, अभी भी इसको 2 इलेक्ट्रॉन का कमी है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, कर सकता है। और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। इसका मतलब यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रखा है हमसे, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन मीथेन मॉलिक्यूल। मीथेन मॉलिक्यूल हम लोग किसको कहते हैं, CH4 को ही मीथेन मॉलिक्यूल कहते हैं। मतलब कार्बन है और इसके साथ में 4 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यही कार्बन एटम का तुमसे हाइब्रिडाइजेशन पूछा है। अब सुन, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है ये देखो, ठीक है। अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, ठीक है। अब सिग्मा बॉन्ड किसको कहते हैं, जितना भी सिंगल बॉन्ड है सबको सिग्मा बॉन्ड कहा जाता है, ठीक है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो सिग्मा बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड में अगर बात करोगे तो डबल बॉन्ड में एक होता है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, और एक होता है तुम्हारा पाई बॉन्ड। और ट्रिपल बॉन्ड में बात करोगे तो ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा और 2 क्या होगा, पाई होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का सम को ऐड कर दे, ठीक है, तो उसी के हेल्प से हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। और लोन पेयर किसको कहेंगे, किसी भी एटम के सबसे बाहर वाला सेल में बॉन्ड बनाने के बाद में जो भी इलेक्ट्रॉन बचेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, लोन पेयर कहेंगे। अब किसी भी एटम में अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर का सम 2 के बराबर आ जाए तब हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे sp। अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर का सम 3 के बराबर हो जाए तब हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे sp2। और अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर का सम 4 के बराबर हो जाए तब हाइब्रिडाइजेशन बोल देंगे sp3। अब देख, कार्बन के वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4। अगर यहां पे चारों बॉन्ड बनाने में यूज कर दिया तो लोन पेयर कितना हो जाएगा, 0। और यहां पे जितना भी बॉन्ड है सब सिंगल बॉन्ड, मतलब सिग्मा बॉन्ड कितना हो जाएगा, 4। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर का सम किसके बराबर हो गया, 4 के बराबर। और अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर का सम 4 के बराबर तब हाइब्रिडाइजेशन क्या बोल देंगे, sp3। मतलब इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, sp3। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो लास्ट क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सर्ट्स प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। कौन सा यहां पे जो ग्रुप है वो प्लस आई इफेक्ट एक्सर्ट करता है, ठीक है। पहला तुमको दिया हुआ है CH3, दूसरा दे रखा है Cl-, दूसरा तीसरा है NH2 और चौथा है तुम्हारा NO2। तो इन चारों में से कौन तुम्हारा प्लस आई इफेक्ट एक्सर्ट करता है, तो ये बात याद रखना कि अल्काइल ग्रुप जो है वो प्लस आई इफेक्ट एक्सर्ट करता है। मतलब यहां पे अल्काइल ग्रुप कौन सा है, देखो तो CH3। और अल्काइल ग्रुप किसको कहते हैं, अल्केन से अगर हाइड्रोजन रिमूव कर दोगे तो उसी को हम लोग अल्काइल ग्रुप कहते हैं। तो यहां पे अल्काइल ग्रुप CH3 है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब
प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या है, वैसे ग्रुप जो अपने से इलेक्ट्रॉन को दूर पुश करे उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को ही हम लोग क्या बोलेंगे, वो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। और जो इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, अपने तरफ पुल करेगा उसको बोलेंगे माइनस आई इफेक्ट। अब देख, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को पुल करना चाहेगा ना कि पुश करना। ठीक है, तो ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। सिमिलरली नाइट्रोजन NH2 में भी नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, ज्यादा, तो ये इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। सिमिलरली NO2 में भी सेम केस है। इसीलिए यहां पे एक ही ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जो कि है अल्काइल ग्रुप, दैट इज CH3। इसीलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये था हम लोगों का सेट नंबर 2 का डिटेल्ड सॉल्यूशन। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। सेट 3 का भी सॉल्यूशन हम जल्द ही अपने YouTube पेज पे डाल देंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।